जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। आइए आज से हम हिंदी गद्य को पढ़ेंगे। गद्य साहित्य का जो इतिहास है यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं बच्चों। थोड़ा बहुत हम सोच रहे हैं कि थोड़ा अधिक से अधिक प्रयास करें आपके लिए और कुछ और वीडियोज प्रोवाइड करें, जिससे सिलेबस हमारा एग्जाम के कुछ समय पहले ही समाप्त हो जाए और चीजें हम रिवाइज कर सकें बार बार। तो आइए बच्चों, इसमें क्या चीज है जो आपकी नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है बच्चों, वो क्लास 10 नवीनतम पाठ्यक्रम में जो हिंदी गद्य या हिंदी काव्य संस्कृत एकांकी जो भी है बच्चों, निबंध रिपोर्टाज हो गया और संस्मरण हो गया, ये सब बच्चों आता है। तो इसमें जो गद्य का पार्ट है, इसमें जो भी है निबंध हो गया, ये देखिए। अब ऐसे हम आपको दिखाते जा रहे हैं, आप थोड़ा इस पे फोकस कीजिएगा। ये देखिए जो हाईलाइट है मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, गद्य विकास का इतिहास हो गया। ये देखिए हिंदी साहित्य का आविर्भाव कैसे हुआ, अब देखते जाइए। इसी को हम लोग पढ़ेंगे, तो पहले एक बार देख लेते हैं खड़ी बोली गद्य का विकास देखिए। फिर उसके बाद ये देखिए भारतेंदु पूर्व युग, मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है ना बच्चों, उनके पहले का युग, उसके बाद आता है फिर भारतेंदु युग। ये देखिए भारतेंदु युग पढ़ेंगे हम लोग, फिर द्विवेदी युग पढ़ेंगे। अब फिर आता है बच्चों देखिए शुक्ल युग, या फिर इसको छायावादी युग भी हम लोग कहते हैं। और फिर उसके आगे आएगा आपका शुक्लोत्तर युग, जिसे प्रगतिवादी युग कहते हैं, प्रगतिवादी युग। फिर आता है बच्चों ये देखिए वर्तमान युग, या इसको स्वातंत्र्योत्तर युग भी कह सकते हैं। 1947 के बाद के युग की बात हो रही है बच्चों। अब उसके बाद गद्य की विविध विधाएं, हाँ ये देखिए जो अभी हम आपको डिस्कशन कर रहे थे, जो विविध विधाएं हैं, जैसे देखिए क्या है, निबंध है। ये देखिए निबंध, ये विधा, इसको विधा कहते हैं। निबंध हो गया, कहानी हो गया, इसको विधा कहते हैं। ये उपन्यास, नाटक, ये देखिए एकांकी, जीवनी, देखते जाइए बच्चों। आत्मकथा, रेखा चित्र, संस्मरण, ये सब विधा है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन आपसे बनेगा, दे देगा कोई एक रचना और उसका बोलेगा ये कौन सी विधा है, तो इस प्रकार से आपको आंसर करना पड़ेगा। देखिए भेंट वार्ता, पत्र साहित्य, और ये देखिए बच्चों डायरी, रिपोर्टाज, देखते जाइए। ये देखिए आलोचना किसे कहते हैं, इसके बारे में से डिटेल समझाया हम आपको, पढ़ पढ़ के एक चीज समझाते जाएंगे कि क्या चीज है। जैसे आलोचना क्या है, गद्य काव्य किसे कहते हैं, लघु कथा किसे कहते हैं, इस प्रकार हम पढ़ाते और समझाते हुए बच्चों देखिए आगे बढ़ते जाएंगे। ये देखिए यहाँ से रचनाएं और उससे संबंधित जो लेखक होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसी में से क्वेश्चन आएगा, जैसे पूछ लेगा कि रानी केतकी की कहानी कौन सी विधा है, या रानी केतकी की कहानी किसने लिखा है, तो आप क्या बताएंगे कि ये इंशाअल्लाह खां ने लिखा और ये कहानी है ना बच्चों। ये देखिए अब पूछ लेगा परीक्षा गुरु कौन सी विधा है, तो उपन्यास है। देखिए नहुस क्या है, तो ये क्या है बच्चों, ये नाटक है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। एकांकी, देखते जाइए आप, इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा बच्चों। अब उसके बाद में ये देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न आपको करवाते चलेंगे, हम याद करवाते चलेंगे। इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी हम आपको बोलते रहेंगे, आप उसको लिखते रहिएगा, टिक लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से ऐसे क्वेश्चन होंगे। तो आइए बच्चों आज से हम प्रारंभ करते हैं, चलते हैं शुरू में। ये देखिए ऐसे देखते जाइए फिर से। तो आइए बच्चों देखिए हम प्रारंभ कर रहे हैं, कहाँ से, ये देखिए यहाँ से प्रारंभ, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे बच्चों, इसलिए प्रारंभ हम लोग यहीं से करेंगे। तो आइए बच्चों पहले हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं, फिर धीरे धीरे जब ये 2-4 वीडियोज में, एक वीडियो में नहीं बच्चों, ये 3-4 वीडियो में कंप्लीट होगा, उसके बाद इससे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे उसमें भी विस्तार से समझाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो जैसे आता नहीं है का खा गा घा ऐसे करके, तो उस तरह के से क्वेश्चन करवाएंगे और उसमें भी विस्तार से समझाते जाएंगे। जितनी बार पढ़ाएंगे बच्चों उतनी बार चीजों को बार बार रिवाइज करते जाएंगे और आपके दिमाग में ये चीजें बनी रहेंगी। तो आइए बच्चों आज से अब हम प्रारंभ करते हैं हिंदी गद्य का आविर्भाव कैसे हुआ, चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों हिंदी गद्य की जो उत्पत्ति है ना, ये 19वीं शताब्दी के नवजागरण काल से प्रारंभ हुई मानी जाती है। और हमारा जो देश है, मध्यकालीन जो रूढ़ियां हैं, मध्यकालीन अर्थात जो मुस्लिम समाज की रूढ़ियां पहले थी, क्या कहते हैं, उर्दू फारसी भाषाएं ज्यादातर चल रही थी उस समय,
हो रहा था। और उसी समय ये पश्चिमी जो क्या कहते हैं पश्चिम से आती हुई नवीन सांस्कृतिक चेतना को अपना रहा था। कौन? मध्यकालीन रूढ़ियां। फिर उसके बाद ये हमारे जो सामाजिक जीवन को प्रत्यक्ष रूप से आधुनिक जो विचार है या नई शिक्षा पद्धति है या फिर वैज्ञानिक आविष्कार है, ये सब प्रभावित कर रहे थे हमारे सामाजिक जीवन को। तो बच्चों ये तो साहित्य में भी इसका प्रभाव प्रदर्शित होना तो स्वाभाविक था कि जब हमारे जीवन में जीवनचर्या ही बदल रही है तो वहां का साहित्य भी बदलेगा। तो इसलिए बच्चों देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ से हिंदी गद्य के प्राचीनतम जो प्रयोग है बच्चों किस भाषा में मिलता है, ये देखिए। तो ये मिलता है आपको राजस्थानी, ये देखिए राजस्थानी और ब्रज भाषा में मिलता है। ये राजस्थानी और ब्रज भाषा में मिलता है बच्चों। ये देखिए 10वीं शताब्दी के जो जैसे दान पत्रों हो गए, पट्टे परवानों हो गए, टीकाओं व जो टीका लिखा जाता था बच्चों किसी अलग अलग रचनाओं पर, वह अनुवाद हो गए, जैसे ट्रांसलेट किया जाता था एक भाषा से दूसरी भाषा में। तो ग्रंथों में हमें राजस्थानी गद्य की झलक देखने को मिलती है। ब्रज भाषा के गद्य का जो है वो प्रारंभ 1400 विक्रम से माना जाता है लगभग। यहाँ पर जो कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे तथा भक्तों ने इसके विकास और उन्नति में मतलब अतुलनीय योगदान दिया है। आगे बच्चों देखिए 17वीं शताब्दी तक लिखी गई जो रचनाएं हैं उसमें देखिए कौन कौन सी है। गोस्वामी विठलनाथ का है श्रृंगार रस मंडन, बैकुंठ मणि, शुक्ल के अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य, फिर गोकुलनाथ के 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। ये गोकुलनाथ बच्चों ये विठल स्वामी के पुत्र थे। और विठल स्वामी कौन थे? तो विठल स्वामी बच्चों वल्लभाचार्य के पुत्र थे। वल्लभाचार्य वही जो सूरदास के गुरु थे बच्चों। अब आइए ये देखिए नाभादास से अष्टयाम, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों। ये जो हम घेरा कर रहे हैं आप इसको इंपॉर्टेंट में रखिएगा, इसको आपको याद ही करना है। ये देखिए अष्टयाम नाभादास अष्टयाम, फिर लल्लू लाल हो गए माधव विलास, लल्लू लाल का लिखा हुआ माधव विलास है। ऐसे आ जाएगा माधव विलास किसकी कृति है। तो अब आप पढ़े रहेंगे, अब एक बार पढ़ने तो याद होगा नहीं, 2-4 बार रिवीजन करते रहना है। हमने बताया कि जब आपको याद हो जाए चीजें तब फिर आप हफ्ते में 10 दिन में एक बार फिर पढ़ना पलटिए। ऐसा नहीं कि अब वो याद हो गया उसको छोड़ दीजिए। यही सफलता का मूल मंत्र है बच्चों, रिवाइज करना। रिवाइज करते रहेंगे। अब ऐसे तो बहुत आसान लगेगा अगर आप रिवाइज करेंगे, अब नहीं तो ऑप्शन दे देगा, ऐसे लिखा रहेगा लल्लू लाल की कृति कौन सी है, अब 2-4 लिखा रहेगा, अब उसमें कंफ्यूजन रहेगा कि क्या लिखें कौन सा लिखें, और याद रहेगा। तो देखिए बच्चों ये माधव विलास है, माधव विलास। फिर आदि विशेष रूप से कथनीय है ये सब, ये जो अभी ऊपर पढ़े हैं हम लोग। फिर कह रहा कि प्राचीनतम जो उपलब्ध जो ग्रंथ है किसकी, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर। तथा ये गीतकार जो है विद्यापति कौन है बच्चों, ये गीतकार हैं। इनकी 2 गद्य रचनाएं हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका द्वारा। ये ज्योतिरीश्वर ठाकुर की जो गद्य परंपरा में अग्रिम कदम इन्होंने बढ़ाया, अर्थात ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने जब प्रारंभ किया तो उसके आगे इन्होंने उसको आगे और बढ़ाया। फिर देखिए बच्चों राजस्थानी की भांति मैथिली भाषा में भी गद्य साहित्य की परंपरा उपलब्ध होती है। कौन शुरू करता है ये? विद्यापति शुरू करते हैं। मैथिल कोकिल इनको कहा जाता है, विद्यापति को। इसीलिए बच्चों ये देखिए तथा अन्य इन्हीं के साथ टीकाओं की परंपरा भी शुरू हो गई। किससे? विद्यापति के साथ टीकाएं भी प्रारंभ हो गई बच्चों। देखिए ये रामचंद्र शुक्ल, ये आपको जगह जगह पर मिलेंगे। रामचंद्र शुक्ल मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये अपभ्रंश काव्यों को, किसको? अपभ्रंश काव्यों से खड़ी बोली का उद्गम मानते हैं। अब क्वेश्चन बन जाएगा ये कि अपभ्रंश काव्यों से खड़ी बोली का उद्गम कौन मानते हैं, किसके द्वारा माना जाता है? तो आप बताएंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा माना जाता है कि खड़ी बोली का उद्गम अपभ्रंश काव्य से हुआ है। ये कहते हैं, मानते हुए ये बात कहते हैं कौन? रामचंद्र शुक्ल की भोज के समय से लेकर हम्मीर, ये देखिए भोज और हम्मीर देव के समय तक जो अपभ्रंश काव्य की जो परंपरा चलती रही उसके भीतर खड़ी बोली के प्राचीन रूप की झलक भी अनेक पदों में मिलती है। देखिए बच्चों अब आइए हम ये देख लेते हैं खड़ी बोली का गद्य।
खड़ी बोली गद्य का विकास कैसे कैसे हुआ, कब कब हुआ, उनके समय क्या क्या है, देखिए यहाँ से समझ लेते हैं। ये देखिए खड़ी बोली गद्य का विकास। तो खड़ी बोली गद्य का उद्भव बच्चों सौर सैनी अपभ्रंश से होता है। ये देखिए बता रहे हैं, 1 मिनट बच्चों, सौर सैनी अपभ्रंश से। ये देखिए ये के उत्तरी रूप में हुआ है, अर्थात उत्तर भारत में। उत्तर भारत में कहाँ बच्चों, देखिए जैसे आपका क्षेत्र हो गया देहरादून। देहरादून कहाँ, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश के ऊपर। उत्तर देहरादून के मैदानी भाग, फिर आइए नीचे दिल्ली, फिर उसके बाद नीचे उत्तर प्रदेश में आ जाइए मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद। ये सब बच्चों खड़ी बोली गद्य का विकास मुख्य रूप से इन्हीं युग में हुआ है। मुरादाबाद क्षेत्र है। और कौन कौन से युग में खड़ी बोली का विकास हुआ बच्चों, तो ये देखिए फिर से थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये भारतेंदु पूर्व युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पहले के युग में 13वीं शताब्दी के मध्य और 1868 देखिए बच्चों, ये 13वीं शताब्दी से 1868 तक ये भारतेंदु पूर्व युग है। फिर भारतेंदु युग आता है बच्चों 1868 से 1900 ईस्वी तक। ये देखिए 1850 में तो इनका जन्म ही होता है, किसका, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। और 85 में इनकी मृत्यु हो जाती है। आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो इसको रिपीट करते रहेंगे, आप याद कर लीजिएगा कि 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था और 1885 में इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर आते हैं बच्चों द्विवेदी युग। ये 1900 से 1922 तक चलता है। और शुरुआत कहाँ से होती है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी से होती है इनकी द्विवेदी युग की शुरुआत मानी जाती है। फिर आगे आइए बच्चों शुक्ल युग या छायावादी युग। ये 1919 से 1938 तक इसकी मानी जाती है समय सीमा। इसमें आप 4 स्तंभ का नाम याद रखे रहिए, हमेशा कभी मत भुलाइएगा। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और अन्य और भी हैं बच्चों, लेकिन ये 4 मेन स्तंभ माने जाते हैं छायावाद के। और फिर आते हैं बच्चों देखिए शुक्ल उत्तर युग या छायावाद उत्तर युग, या इसको प्रगतवादी युग भी कह सकते हैं आप। इसमें आपके नागार्जुन आते हैं और भी कई कब आते हैं बच्चों। तो आगे ये देखिए 1938 से लेके 1947 तक। और देखिए बच्चों अब 1947 के बाद आपका स्वातंत्र्य उत्तर युग आ जाता है, मतलब स्वतंत्रता के बाद। तो आइए बच्चों, हमें लगता है वीडियो लॉन्ग ना करें तो हम नेक्स्ट क्लास में देखिए, या यहाँ से आप लोग भी याद रखिएगा और कमेंट कीजिएगा कि भारतेंदु पूर्व युग से हम अब ये विस्तार से देखिए, यहाँ पर ये चीजें बता दी गई है कि खड़ी बोली गद्य का विकास कैसे कैसे हुआ, किस किस समय सीमा, कौन कौन सी समय सीमा है। उसके बाद इसके बारे में विस्तार से देखिए बच्चों, ये विस्तार से आप इसको पढ़ेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। ये देखिए, तो हम आइए नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भारतेंदु पूर्व युग। और अब यहीं पर इसको समाप्त करते हैं बच्चों। और आज से आपका ये हिंदी गद्य साहित्य का विकास ये आपका प्रारंभ हो गया है। अभी निरंतर ऐसे चलता रहेगा क्लास आपका बच्चों। तो अब वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।